आज के समय में शोध के कार्य में इंटरनेट का उपयोग, इन दो विषयों पे मैं कुछ निवेदन करूंगा। सबसे पहले समीक्षा के संदर्भ में बात की जाएगी। आप सब जानते हैं कि आलोचना की दुनिया में 3-4 शब्द लगभग समानार्थी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी में आप क्रिटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में आलोचना कहते हैं। कई बार आलोचना के साथ साथ उसी का समानार्थी एक दौर में समालोचना शब्द का प्रयोग होता था, और उसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़े से भिन्न अर्थ का एक शब्द जो प्रयोग हो रहा है, जिस पे चर्चा हो रही है, समीक्षा, जिसको अंग्रेजी में रिव्यू कहा जाता है। अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। अगर हम कमल को पंकज कहते हैं और नीरज कहते हैं, तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाला अंतर और साफ जल से उत्पन्न होने वाला जो अंतर होता है वह कमल ही, लेकिन अंतर तो है। तभी वह पंकज है, तभी वह नीरज है। इसी प्रकार से क्रिटिसिज्म में और रिव्यू में, इसमें भी अंतर है। मुख्य अंतर विस्तार का है। लेकिन अगर हम रिव्यू की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो री और व्यू अंग्रेजी में अगर देखा जाए और हिंदी में देखा जाए, सम इक्ष, इक्ष से चक्षु बना और चक्षु से देखना। सम मतलब सम्यक दृष्टि से, तो सम्यक दृष्टि से देखना हिंदी अर्थ में, और अंग्रेजी अर्थ में रिव्यू। व्यू माने देखना। व्यू, कई बार बातचीत में हम लोग कहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब इस विषय पे आपकी दृष्टि क्या है। तो जब हम व्यू की बात करते हैं तो सबसे पहली जो किसी भी व्यू में, किसी भी समीक्षा में जो सबसे केंद्रीय वस्तु है वह है दृष्टि। और जब हम किसी पुस्तक समीक्षा की बात करते हैं, तो अगर इस महाविद्यालय में, इस हाल में 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, और 100 लोगों से कहा जाए पुस्तक की बात छोड़ दें, इस पंखे की समीक्षा कीजिए, तो 100 लोगों की जो अलग अलग दृष्टि होगी, वह दृष्टि इस पंखे के बारे में अपना विचार व्यक्त करने के लिए उनका प्रतिनिधित्व करेगी। ऐसे ही किसी किताब की जब चर्चा होती है, तो सबसे पहले दृष्टि की महत्ता सामने आती है कि जिसकी जैसी दृष्टि रहती है। तो अगर हम लोग पुस्तक समीक्षा पे बात कर रहे हैं, तो हमारी पहली बात जो होनी चाहिए वो दृष्टि की संपन्नता पर होनी चाहिए। दृष्टि का निर्माण कैसे होता है, और अगर हम दृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को समझ जाएंगे तो हमें आसान लगने लगेगा कि पुस्तक की समीक्षा या किसी भी चीज की समीक्षा कैसे करनी चाहिए। क्योंकि दृष्टि जो होती है ना, 3-4 चीजों से बनती है। सबसे पहली चीज अकादमिक जगत में दृष्टि के बनने का जो कारण होता है वह होता है हमारा अध्ययन। अगर हमारे अध्ययन में गहराई है, अगर हमारा अध्ययन विस्तार को लिए हुए है, हमने खूब पढ़ा है, तो अगर हम किसी चीज की समीक्षा करेंगे तो उस समीक्षा में हमारे अध्ययन की गहराई और विस्तार का अनुभव निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेगा। और अगर हमने बहुत कम पढ़ा है और पहले आते ही किसी क्या बोलते हैं एपीआई बनाने के लिए कहीं हमको अपना एक शोध पत्र छपवाना है और किसी किताब की समीक्षा करके देनी है, और हमने उसके बारे में उसके पहले और बाद में कुछ नहीं पढ़ा है, उस किताब के अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ा है, तो हमारा जो अपना एक विवेक है, एक तुरंत प्रत्युत्पन्नमति है उस किताब को पढ़ने के दौरान जो आई है, वही हमारा मार्गदर्शन करेगी। तो इन दोनों समीक्षाओं में, एक पढ़े लिखे और एक अनुभवी, अनुभव संपन्न, दृष्टि संपन्न, विस्तार वाले, गहराई के ज्ञान वाले व्यक्ति की पुस्तक समीक्षा में, और एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वह पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में उसी पुस्तक पे काम कर रहा है, दोनों में अंतर आ जाएगा। इसलिए कई बार बड़ी बड़ी किताबों की कुछ लोगों के द्वारा बड़ी हल्की समीक्षा कर दी जाती है। कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो बातें उस किताब की गरिमा का ख्याल न रखते हुए, या उस पुस्तक की, वह पुस्तक किसी क्षेत्र की हो सकती है, साहित्य के क्षेत्र की हो सकती है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र की हो सकती है, किसी क्षेत्र की हो सकती है। जब हम किसी चीज को नहीं समझेंगे, उसके बारे में ज्यादा हमारे पास ज्ञान नहीं है, मैं उदाहरण के साथ अभी बात कहूंगा, पहले मैं दृष्टि पे 2-3 बातें कह दूं।
पहली बात हो गई कि हमारी दृष्टि में हमारे अध्ययन की व्यापकता और गहराई कितनी है। दूसरी जो बात हमारी दृष्टि को बनाती है वह है हमारा अप्रोच, जिसे हम आग्रह करते हैं। हम देखना या खोजना क्या चाहते हैं? क्या हम वही देखना चाहते हैं जो पुस्तक लिखने वाला दिखाना चाहता है, या हमारा पहले से पूर्वाग्रह है कि इस फला विषय पर यह किताब लिखी गई है तो यह बात जरूर इस किताब में आई होगी, हम उसको ढूंढना चाहते हैं। तो हमारी दृष्टि को हमारा अप्रोच भी, हमारा अप्रोच क्या है, हमारा आग्रह क्या है, हम क्या चाहते हैं, अगर हम पहले से यह निर्धारित करके बैठे हैं तो कई बार हम उतना वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाते। क्योंकि प्रत्येक लेखक जब कोई किताब लिखता है तो उसका टोन, उसका कहन, उसके कहने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा एक अपना पूर्वाग्रह है, वह पूर्वाग्रह हमें वह करने से रोकता है। तो दृष्टि के निर्माण में हमारे अध्ययन के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है हमारे अप्रोच की। और तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम किस परिवेश में हैं। हमारा परिवेश उस पुस्तक के मूल्यांकन के क्रम में हमारे दृष्टि के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उदाहरण दूंगा। उसके पहले एक सामान्य सी बात की समीक्षा है क्या। श्याम सुंदर दास एक हिंदी के पुराने और बड़े आचार्य रहे हैं। उन्होंने ही रामचंद्र शुक्ल को एक बड़ा प्लेटफार्म दिया जिसके कारण हम रामचंद्र शुक्ल को जानते हैं। श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि अगर साहित्य जीवन की समीक्षा है तो जो समीक्षा है वह समीक्षा की समीक्षा है। हम लोग किसी भी किताब की समीक्षा तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर जीवन की समीक्षा करने का विवेक हो। और जीवन की समीक्षा बहुत धैर्य से की जा सकती है, हड़बड़ी में नहीं की जा सकती। हड़बड़ी में राजनीतिक बयान दिए जा सकते हैं, हड़बड़ी में किसी का चरित्र हनन या चरित्र मंडन किया जा सकता है। लेकिन जब किताबों की बात है, अकादमिक दुनिया की बात है, तो किताबें चूंकि हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हैं और सामान्य जीवन की बातें किताबें में आई हैं, और हमको उसकी अगर समीक्षा करनी है तो हमें अकादमिक जगत की भी और सामाजिक जगत की भी, दोनों की जानकारी अगर अच्छी होगी तब हम किसी पुस्तक की समीक्षा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। समीक्षा और आलोचना, मैंने अभी कहा आलोचना का और थोड़ा बड़ा है, विस्तार है। जैसे जब हम समीक्षा करते हैं, पुस्तक समीक्षा की खासकर बात की जा रही है, एक पुस्तक की समीक्षा करते हैं और जब हम उसी की आलोचना करते हैं तो उसके आलोचना में जरूरी नहीं है कि उस पुस्तक के सांगोपांग विषय वस्तु की चर्चा करें। जैसे अगर हमने गोदान की चर्चा की तो हो सकता है कि गोदान के ग्रामीण जीवन को लेकर के, गोदान की महाजनी संस्कृति को लेकर के, गोदान में आए एक प्रकार के पौरोहितवाद को लेकर के अलग अलग ढंग से आलोचना करें। लेकिन अगर हम उसकी पुस्तक समीक्षा करेंगे तो उनके इन सभी बिंदुओं को जिस रूप में प्रेमचंद प्रस्तुत करना चाहते थे, पुस्तक समीक्षा करते समय हमें थोड़ा सा लेखक की दृष्टि को पकड़ना पड़ता है। अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि लेखक की दृष्टि को पकड़ने के क्रम में हम अपनी दृष्टि को अलग रख देते हैं, क्योंकि लेखक का अप्रोच जानने बगैर हम उसके साथ बहुत न्याय नहीं कर सकते। अब जब उदाहरण की बात आ रही है तो मैं, चूंकि कोई एक किताब की अगर मैं चर्चा करता तो स्वाभाविक है या संभव है कि आप में से बहुत सारे लोग उस किताब को पता नहीं पढ़े होते कि नहीं पढ़े होते, इसलिए मैंने अपने लिए एक बड़ा आसान रास्ता चुना है। वह आसान रास्ता है रामचरितमानस का रास्ता। आजकल बड़ी विवाद में है, चर्चित है और ढेर सारे लोगों के द्वारा पढ़ी लिखी किताब है। इसलिए मैं उसके बहाने पुस्तक समीक्षा पे दो चार बातें कहूंगा। जैसे आप सोचिए कि आज से लगभग 600 साल पूर्व जब रामचरितमानस लिखी गई थी, उस समय उसकी समीक्षा कैसी हुई। उस समय उसकी समीक्षा करने वाले दो वर्ग थे। एक वर्ग वह था जो उसे रामायण की तरह एक धार्मिक ग्रंथ मान के, लाल रंग के कपड़े में लपेट के, माथे पे लगा के रोज सुबह नहा धो के उसकी पूजा करता था। और एक वर्ग वह वर्ग था उस समय का जिस वर्ग ने उसको देवता की कथा को लोक भाषा में कहे जाने के कारण इतना तुलसीदास का प्रतिकार किया, इतना उनका उत्पीड़न किया कि तुलसीदास को
बहुत कुछ कहना पड़ा, वो सब आप जानते हैं कि मांग के खाऊंगा, मस्जिद में रहूंगा, ना किसी की बेटा से बेटी को ब्याह करना है, क्या करना है, तमाम बातें वो कहते हैं। तो उस समय भी उसकी समीक्षा दो ढंग से हुई थी। आज हम जब उसकी समीक्षा करते हैं, पिछले 20-25 साल पहले जो उसकी समीक्षा होती थी और आज की जो उसकी समीक्षा हो रही है, उसका सब अप्रोच बदल गया है। समाज को देखने की दृष्टि बदल गई है। लेकिन अगर अप्रोच के बदलने के साथ साथ अगर उस पुस्तक के साथ वस्तुनिष्ठता बनी रहती तो उसकी समीक्षा में उतना अंतर नहीं आता जो सिर्फ एक चीज अप्रोच के बदलने के साथ अंतर आया है। जैसे जब हम पुस्तक की बात कर रहे हैं, पुस्तक समीक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं 1 मिनट रोक के मैं 2-3 ऐसी बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो साहित्य से जुड़ी हुई बातें हैं। 1919-20 के आसपास यूरोप में साहित्य की समीक्षा का एक नया फैशन या नया दौर चला था। उस दौर को हम कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म। आप न्यू क्रिटिसिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद करेंगे तो आएगा नई आलोचना, क्योंकि क्रिटिसिज्म का अर्थ तो हम आलोचना ही समझते हैं। लेकिन जब हमने हिंदी में उसका अनुवाद किया तो उसका अनुवाद किया नई समीक्षा। हम न्यू क्रिटिसिज्म को नई समीक्षा कहने लगे। अब नई समीक्षा और आलोचना का अंतर यहां माध्यम से मैं निवेदित जो करना चाहता हूं ये है कि आप नई समीक्षा के जितने भी आचार्यों को देखेंगे, वे सभी आचार्य पाठ केंद्रित आलोचना की बात करते हैं। पाठ केंद्रित आलोचना का क्या मतलब होता है? पाठ केंद्रित आलोचना जो है वो यह कहती है कि लेखक का व्यक्तित्व, लेखक की भावना, लेखक का परिवेश, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब इस बात से है कि उसने किताब में क्या कहा है, वो किस जाति का था, किस वर्ग का था, उसने कैसे लिखा, वह गरीबी में जिया कि अमीरी में जिया, वह एक पत्नीव्रता था या एक पतिव्रता थी, या उसके ढेर सारे प्रेम संबंध थे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है तो पूरी की पूरी नई समीक्षा या न्यू क्रिटिसिज्म था, जिसमें जॉन क्रो रैमसन से लेकर के आईए रिचर्ड्स तक और भी तमाम लोग थे। इन लोगों ने अलग अलग प्रतिमान रखे साहित्य के मूल्यांकन के। और जब हम समीक्षा की बात करते हैं तो अनायास कई बार लगता है कि नई समीक्षा के वे सभी प्रतिमान पुस्तक समीक्षा पे लागू होते हैं। मैं उदाहरण के साथ बात आपसे कहूंगा कि जैसे अगर जॉन क्रो रैमसन ने अपनी किताब में टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात की, शब्द विधान और अर्थ विधान की बात की, और यह बताया कि शब्द विधान और अर्थ, या उसी से जुड़ा हुआ जब आगे एलन टेट ने टेंशन का सिद्धांत दिया, तनाव का सिद्धांत दिया, और यह बताया कि शब्द और अर्थ जो किसी कृति में आते हैं उनके बीच का एक अपना तनाव होता है। कई बार शब्द से अर्थ आगे बढ़ता है और कई बार अर्थ से शब्द आगे बढ़ता है। तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा ज्ञान और अर्थ, शब्द और अर्थ जल और जल की तरंगों की तरह से होते हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती। मतलब प्रत्येक शब्द का उसके अर्थ के साथ एक विशिष्ट महत्व है। पर्यायवाची हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसका अलग महत्व है, लेकिन प्रत्येक शब्द समानार्थी होते हुए भी उसका स्थानापन्न हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए नई समीक्षा जब टेंशन की बात करती है, शब्दों और अर्थों के बीच तनाव की बात करती है, या ये जॉन क्रो रैमसन टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो शुद्ध रूप से पाठ की बात करते हैं और पाठ के आधार पर समीक्षा की बात करते हैं, जो बात पुस्तक समीक्षा जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके ज्यादा करीब दिखाई देती है। क्योंकि पुस्तक समीक्षा के केंद्र में हमारे वो पुस्तक ही होती है, और उस पुस्तक में जो बातें कही गई हैं वो बातें किस परिवेश से आई हैं वो दूसरी बात है, लेकिन उनके जो शब्द और अर्थ का विधान है उसका महत्व है। उसमें जो एम्सन ने एम्बिग्यूटी की बात की थी, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, अनेकार्थकता की बात की थी। अनेकार्थकता, प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थ के साथ उसकी व्याख्या होती है। हम अगर संदर्भ से अर्थ को हटा देंगे और उसकी जगह उसी शब्द का दूसरा अर्थ लगा देंगे तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। रामचरितमानस की एक बात मैं कर रहा था, रामचरितमानस में मैं उसी से जोड़ने के लिए इन दोनों बातों को लाया। रामचरितमानस में एक पद है जिसकी बड़ी आलोचना होती है, और अगर उसी अर्थ में उसका प्रयोग किया जाए तो आलोचना लायक पद है पूजिए विप्र सकल गुणहीना। इसका अर्थ हम लगाते हैं कि अगर ब्राह्मण है और सभी गुणों से हीन है
तो भी उसकी पूजा की जानी चाहिए। नैतिक और सामाजिक रूप से ये बात तो गलत है ना। जो सभी गुणों से हीन हो उसकी कोई पूजा कैसे कर सकता है? और हम इसके आधार पर कहते हैं कि कितने बड़े मूर्ख थे या ब्राह्मणवादी थे तुलसीदास कि उन्होंने ऐसी बात कह दी। लेकिन जब हम विप्र शब्द के उद्भव और विकास की चर्चा करेंगे और उसके अर्थ की व्यापकता की बात करेंगे तो हमें लगता है कि 600 साल पहले तुलसीदास ने विप्र शब्द का जो अर्थ लगाया, आज के सामाजिक परिवेश में रूढ़ हो चुके और अर्थ संकोच में और छोटे हो चुके उस विप्र शब्द के अर्थ से हम तुलसीदास का मूल्यांकन कर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। रामविलास शर्मा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। उस किताब का शीर्षक था भारतीय भाषा के भारतीय साहित्य की भूमिका। एक उनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है भारतीय साहित्य की भूमिका। उसमें उन्होंने ऋग्वेद से लेकर के और ढेर सारे बहुत बाद तक ढेर सारे जो साहित्य लिखे हैं, जो बाद के भारतीय साहित्य के प्रेरणा स्रोत होते हैं, उसमें विप्र शब्द को लेकर के कम से कम 20 उदाहरण, कल मैं उस किताब को पलट रहा था, कम से कम 20 उदाहरण ऋग्वेद से निकाल के विप्र शब्द को दिए हैं जिसका अर्थ ब्राह्मण नहीं है। और उन्होंने बताया, जब ये कहा जाता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, आरिफ मोहम्मद खां का एक व्याख्यान सुना जा रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि यहां पे विप्र का अर्थ ब्राह्मण नहीं है, विद्वान है। तो एकम सत, सत्य एक है। भारतीय संस्कृत में कहा गया है कि सत्य एक है। भारतीय दर्शन की यह विशेषता है कि वो सबको मानता है, ये नहीं कहता है कि तुम खराब हो तुम खराब हो। अगर सत्य एक है, वो परमात्मा है, और विप्रा बहुधा वदंती मतलब विभिन्न तरह के विभिन्न मत मतांतर को मानने वाले विद्वान उसको अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करते हैं। तो क्या सभी मत मतांतरों में ब्राह्मण हैं? क्या सभी धर्मों में है? क्या वह यह इस बात का श्रेय कि ईश्वर की व्याख्या सिर्फ ब्राह्मण ने की है, यह पूरा का पूरा श्रेय आप ब्राह्मण को दे देंगे? और अगर ऐसा नहीं है और यह प्रत्येक विद्वान के लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया है, तो अगर तुलसीदास कहते हैं कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, मगर अगर मतलब कि अगर कोई विप्र है और वो अन्य सभी गुणों से हीन है लेकिन उसके पास विद्वता का एक गुण है तो भी उसकी पूजा कीजिए, यह गलत कैसे है? संदर्भ बदलने से एक पुस्तक के एक शब्द के कारण अप्रोच बदल जाता है। पुस्तक समीक्षा करते समय यह बात हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। या एक उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण, फिर मैं वही उदाहरण सरल रास्ता चुन के, चूंकि वह रास्ता आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी कहने में आसानी हो। सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जाति और स्त्री छोड़ दीजिए। अभी आप क्या कल्पना करते हैं कि तुलसीदास जैसा वैष्णव व्यक्ति जो राम के उस रूप की आराधना करता है, वो पशु मात्र को केवल पीटने का अधिकारी मान सकता है क्या? कतई नहीं। और आप अवधी भाषा के शब्द को मैथिली में, भोजपुरी में, खड़ी बोली में कहीं लाद कर उसके अर्थ की व्याख्या नहीं कर सकते। अगर वह एक भाषा विशेष का शब्द है तो हमें यह जानना पड़ेगा कि उस अवधी क्षेत्र में या जहां जिस बुंदेलखंड के जिस इलाके से राजापुर से वो आए थे, चित्रकूट के पास से, वहां से लेकर अयोध्या तक उस ताड़ना शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है यह हमें जानना पड़ेगा और इस संदर्भ के साथ देखना पड़ेगा। पुस्तक समीक्षा में संदर्भ का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय एक बात मजाक में अक्सर कहता हूं कि अगर आप शक्तिमान देख रहे हैं और शक्तिमान धारावाहिक में किल्विश कहता है कि अंधेरा कायम रहे, और आप कह दें कि शक्तिमान का डायरेक्टर मुकेश खन्ना बहुत गंदा डायरेक्टर है क्योंकि दुनिया में अंधेरा के कायम रहने की बात करता है, तो आप उसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आप किसी खलनायक के, किसी उपनायक के, किसी छोटे पात्र की बात को लेखक की मुख्य बात नहीं कह सकते। लेखक की मुख्य बात वह बात होती है जो या तो नैरेटर के रूप में कहता है या तो नायक या नायिका के माध्यम से कहता है। प्रत्येक पात्र के मुंह, वो तो रावण ने भी जो कहा है वो तुलसीदास ने ही कहा है, जो कुंभकर्ण और मेघनाथ कह रहा है वो भी तो तुलसीदास कह रहे हैं, जो शूर्पणखा कह रही है वो भी तो
तुलसीदास ही कह रहे हैं, तो आप क्या प्रत्येक व्यक्ति की बात को तुलसीदास की बात कह के आप शूर्पणखा के मुख से कहलाए किसी बात को या समुद्र के मुख से कहलाए गए किसी बात को प्रमुख बात बता के और तुलसीदास की प्रतिनिधि बात बता के उनकी आलोचना करेंगे, तब आप उनके पुस्तक के साथ सही समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आपको पुस्तक समीक्षा करते समय उसके आए संदर्भों को जानना होगा, और बिना संदर्भों को जाने, बिना इस बात को जाने कि यह बात किस संदर्भ में कही जा रही है, इस बात के, और कम से कम पुस्तकें प्रबंध काव्य की जैसी होती हैं, उसके आगे और पीछे पूर्वा और पर का बहुत महत्व होता है। अगर आप पूर्वा और पर को नहीं समझेंगे, उसके पहले क्या कहा गया है और बाद में क्या कहा गया है नहीं समझेंगे, और आप बीच में से एक लेके उड़ जाएंगे, तो उसके अर्थ के अनर्थ होने की संभावनाएं ढेर सारी रहेंगी। यहां मैं तुलसीदास का प्रवक्ता बन के बात नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम इन दो बातों के सहारे कि अगर राम तीर से समुद्र को सुखाने के लिए खड़े हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण 3 दिन बीत गया और लाओ मैं सुखा दूंगा इसको, ये रास्ता नहीं दे रहा है, मेरी सज्जनता को ये मेरी कायरता समझ रहा है, मैं इसको सुखा के रास्ता बनाता हूं, और तब समुद्र हाथ जोड़ के आता है और कहता है कि मुझे रास्ता दीजिए, मैं आपको रास्ता कैसे दूं, मैं समुद्र हूं, जल मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म को त्याग दूंगा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जल मेरी मर्यादा है, और अगर मैं मर्यादा को त्याग दूंगा तो लोग मेरा महत्व नहीं समझेंगे, इसलिए मैं आपको रास्ता नहीं दे सकता। तब वह यह बात करता है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना क्या। आप सोचिए, आप किसी ढोलक को लीजिए, आपको बजाना नहीं आता है, और ऐसे पीटते जाइए, सब लोग मार के भगा देंगे कि क्या हल्ला कर रहे हो। ढोलक बजाने वाला यह ताड़ता है कि हमें 1.5 ताल पे बजाना है कि 3 ताल पे बजाना है, तो उसकी गोटियों को हमको कैसे सेट करना पड़ेगा। वो कोई भी ढोलक केवल पीटे जाने का अधिकारी नहीं होता है, कोई भी जानवर किसी पीटे जाने का अधिकारी नहीं होता है। तो ताड़ना शब्द, जैसे कई बार आप सब लोग वयस्क हैं और ये कहा जा सकता है कि वो चौराहे पे तभी से खड़ा होकर वो लड़का लड़की ताड़ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग। क्या वो ताड़ना पीटने के अर्थ में है? सामान्य रूप से खेत में गाय चरने जाती है और किसान बैठता है और कहता है ओका ताड़े रही हो, खेत में ना जाए, तो क्या उसको मारते रहना? आपने ताड़ना को कब प्रताड़ना बना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुलसीदास को अपने राजनीति में दूसरे ढंग से फिट करना है, यह उनके साथ अन्याय है। ताड़ना और प्रताड़ना दोनों के अंतर को समझना होगा। यह अंतर का समझना परिवेश और अपने अप्रोच को बदले बगैर, हमारी दृष्टि और हमारे अध्ययन के बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए पुस्तक समीक्षा के लिए दृष्टि संपन्नता सबसे आवश्यक और मौलिक शर्त है, तभी पुस्तक समीक्षा आसानी से और अच्छे ढंग से की जा सकती है। दृष्टि संपन्नता के बिना यह संभव नहीं है कि वह कर दी जाए या हो जाए। अब अगर हम पुस्तक समीक्षा के अर्थों में एक नई किताब जिसका बहुत जिक्र हुआ था और कुछ लोगों ने आलोचना की थी, बहुत पहले लगभग सन 2006 में शायद एक किताब आई थी विनोद कुमार शुक्ल की, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और उस किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो स्वाभाविक सी बात है, जब किसी किताब को नया नया पुरस्कार मिलता है तो उस किताब की बिक्री बढ़ जाती है, पढ़ने का आकर्षण बढ़ जाता है, लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने भी खरीदा और पढ़ा। एक बड़ा वर्ग था जो उस किताब की भाषा को पकड़ नहीं पा रहा था, जबकि उस किताब की भाषा इतनी सहज थी, इतनी सहज थी कि एक भी शब्द को जानने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कथन और कहन की सहजता, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा कथन और कहन की जो सहजता थी, वो इतनी ज्यादा मात्रा में वो सहजता थी कि वह सहजता ही ढेर सारे लोगों के लिए उस किताब की अपठनीयता का कारण बन गई। और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं, न समझे जाने वाली किताब को लोग पुरस्कार दे देते हैं। और लेकिन जब उस किताब को तो यहां मैं इस किताब के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कई बार किसी बड़ी बात को, या जैसे बद्दीउज्जमा का एक उपन्यास था एक चूहे की मौत, वह प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीकात्मकता उस उपन्यास में चूहे के रूप में एक आम नौकरी करने वाले क्लर्क की प्रतीकात्मकता थी। आप जब तक प्रतीकात्मकता को समझेंगे नहीं,
और आप नहीं समझेंगे कि यहां पे जो बात कही जा रही है इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। यह जो बात सहजता में आ रही है, इसका दीवार में एक खिड़की रहती थी, लोग कहते ये कौन सी बात हुई, खिड़की रहती थी, उसी खिड़की से वहां यहां पे भी एक कल्पना की दुनिया है। वह जो दीवार में एक खिड़की रहती की खिड़की है, उस खिड़की के अंदर जो रघुवर दास मास्टर है उस किताब का नायक, और जो उसकी पत्नी है उसके एक दाम्पत्य जीवन की दुनिया है। और ज्यों वो खिड़की से बाहर जाते हैं उनकी एक कल्पना की दुनिया हो जाती है। तो एक व्यक्ति की कल्पना की दुनिया और उसके एक वास्तविकता की दुनिया के उस द्वंद्व को, उस प्रेम को, उस दाम्पत्य जीवन के प्रेम को अगर आप उस कल्पना को नहीं पकड़ पाए तो आपको लगेगा कि पता नहीं कहां कहां उड़ने लग रहे हैं सब। तो उस लेखक के टोन को, पुस्तक समीक्षा में लेखक के टोन को पकड़ना भी एक बहुत बड़ी शर्त है। इसलिए बिना टोन को पकड़े कि किस अर्थ में, किस टोन से यह बात कही जा रही है, आप नहीं समझ सकते कि वहां पे बात क्या की गई है। तो अगर हम पुस्तक समीक्षा करते हैं तो पुस्तक समीक्षा के अर्थ में यह बातें हमें देखनी आवश्यक है। इसी का विस्तार आलोचना हो जाती है। आलोचना का क्षेत्र पुस्तक की वस्तुनिष्ठता से थोड़ा बढ़ जाता है। पुस्तक समीक्षा में वस्तुनिष्ठता एक बहुत आवश्यक शर्त है। आपको पुस्तक केंद्रित रहना पड़ेगा। जो कहा गया है उसी के आधार पे कि लेखक ने जिस बात को कहा है उस बात को प्रस्तुत करने के दायित्व का निर्वहन उससे हो पाया है कि नहीं हो पाया है। जैसे हम जिस काम को करते हैं हो सकता है करके निकल जाएं, लेकिन कई बार हमें ही लगता है कि इस काम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय हमसे नहीं हो पाया। तो पुस्तक लिखने वाला जिस विषय पे लिख रहा है उस विषय के साथ न्याय कर पाया है कि नहीं, उसने क्या क्या दिया है और उसने जो जो दिया है वह उस विषय के साथ न्याय कर पा रही है कि नहीं, उससे सामान्य पाठक को परिचय कराना यह पुस्तक समीक्षा का मूलभूत दायित्व है। और इस बात को हमें जरूर संज्ञान में पुस्तक समीक्षा के बारे में लेना चाहिए। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में हम कुछ निश्चित रूप से सार्थक कर सकते हैं या पुस्तक समीक्षा सीख सकते हैं। अब 5 मिनट में मैं आज के शोध के समय में अंतर्जाल या इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में बात करूंगा। देखिए, इंटरनेट एक ऐसी चीज है ना